बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ और लाइव एट कैपिटल के साथ मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे डस्का इलेक्शन के हवाले से कि 300 अफराद के ख़िलाफ़ फहरिस्त तैयार कर ली गई है। इसके अलावा हमने बात करनी है कि जहाज़ों से कोरोना फ्री करने के लिए, यानी कि कोरोना ख़त्म करने के लिए रोबोट मैदान में आ गए हैं। इसके अलावा हमने जो तीसरा हमारे पास एक पॉइंट है उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये कि अभी हमारे साथ आपको बताएं कि हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं अहमद सगीर साहब। उनसे बात करेंगे तमाम मामलात के ऊपर कि ये जितनी भी इनके पास काफ़ी मालूमात होती हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये छोटी छोटी सी बातें जो हों हम आवाम के साथ शेयर करें और हम कुछ सीख सकें। तो इसी हवाले से हमने सहाफ़ी जो हैं, हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं सगीर अहमद साहब, उनको मदऊ किया है। रोज़ाना की बुनियाद पर हम यहाँ पर होते हैं, कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं। तो आज मैं चाहता हूँ कि आज इनसे कुछ ऐसी चीज़ें पूछें जो हम भी सीखें और आवाम भी सीखें। तो सबसे पहले हम जो मुल्की हालात के ऊपर बात करेंगे, यानी कि डस्का इलेक्शन के हवाले से। तो 300 अफराद के खिलाफ़ जो है फहरिस्त तैयार कर ली गई है कि उनको गिरफ़्तार करना है, कि ये हो सकता है ये बदनज़मी पैदा करें। तो सर इसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। देखें जे आपको पता है कि डस्का के अंदर जो है वो इलेक्शन हुए थे और उन इलेक्शन का रिज़ल्ट भी अनाउंस हो गया था। जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है तो उन रिज़ल्ट्स को एक सियासी जमात ने तो मान लिया, लेकिन एक सियासी जमात ने मानने से इनकार कर दिया। मेरा इशारा जो है वो PTI की तरफ है, चूँकि PTI का नुमाइंदा जीता था और नून लीग ने वहाँ से बिल्कुल आखिर में आके एंड में आके वो कुछ, और फिर वहाँ पे हमने ये भी देखा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं और रिटर्निंग ऑफिसर्स गायब हो जाते हैं, वो उसमें गायब हो जाते हैं या वक्त पे नहीं पहुँच पाते। और फिर हमने ये भी देखा कि उसके वहाँ पे झगड़ा भी होता है, लड़ाई भी होती है, फायरिंग भी होती है। पूरी रात गायब होना, वक्त पे ना पहुँचना, ये तो मतलब गायब हो जाते हैं ना, वक्त पे ना पहुँचना, लेकिन ये वाली बात फिर बरामद भी हो जाते हैं ना। अब बात यह है कि इस सारे उसमें बहुत सारे ये जो वाक़यात हुए, इन्होंने सवालात खड़े कर दिए और ये जो सवालात थे इनके जवाब तलाश करना बहुत ज़रूरी था। नून लीग ने फौरी तौर पे देखें, उससे पहले उन्हें आगे पीछे जो इलेक्शन हुए, नौशहरा का इलेक्शन था, नौशहरा का इलेक्शन जो है वो जीत गए थे नून लीग। फिर वज़ीराबाद का इलेक्शन था, वो भी जीत गए थे और उनका ख्याल था कि ये वाला इलेक्शन भी जो है डस्के का, ये भी जीत जाएंगे। और डस्के के इलेक्शन में यकदम ये जो पैंतरा बदला है और यकदम ये जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, इन डेवलपमेंट्स ने हुआ ये कि नून लीग को मुतनफ़र कर दिया इलेक्शन के रिजल्ट से और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को अप्रोच किया और उन्होंने कहा जी कि ये इलेक्शन जो है वो सही नहीं हुए, लिहाजा बराए मेहरबानी नए सिरे से इलेक्शन। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की भी उसके ऊपर जो है वो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। चूँकि इलेक्शन कमिश्नर जो थे लाहौर के, उन्होंने कहा कि मैं रात को फ़ोन करता रहा जब लोग मिल नहीं रहे थे, तो मैंने IG से भी रब्ता करने की कोशिश की। 20 लोग सर नहीं मिल रहे थे और सबके फ़ोन बंद। एग्जैक्टली, और फ़ोन भी बंद थे। प्लस ये कि ये इलेक्शन कमिश्नर का मौक़िफ़ है, जो कि लाहौर के इलेक्शन कमिश्नर हैं। उन्होंने वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा जी कि मैंने जाके जो है मैंने IG से रात गए तक रब्ता करने की कोशिश करता रहा, मैं DPO से रब्ता करने की कोशिश करता रहा, मैं बाकी इंतज़ामिया से रब्ता करने की कोशिश करता रहा, लेकिन किसी ने मेरा फ़ोन तक नहीं उठाया। और मुझे जो है वो अगर किसी ने उठाया भी तो इंतहाई तिफल तसल्लियाँ उन्होंने दे के मुझे जो है कहा कि आप बेफिक्र रहें, बंदे आपके पहुँच जाएंगे, लेकिन बंदे नहीं पहुँच सके, मिशन थे, सुबह तक ये मामला, टेलीफोन बंद थे उनके। सो ये एक बड़ा वैलिड एक ऑब्जेक्शन था। इलेक्शन कमीशन को भी इस चीज़ का अंदाज़ा था और नून लीग को भी इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे। सो उन्होंने जब इलेक्शन के रिजल्ट्स मानने से इनकार किया तो इलेक्शन कमीशन ने उनकी फेवर करते हुए और इस बात का जो ग्राउंड रियलिटीज़ थी उसको तस्लीम करते हुए उन्होंने कहा कि हम दोबारा इलेक्शन होंगे। अच्छा, री इलेक्शन के ख़िलाफ़ जो है PTI जो है वो कोर्ट में चली जाती है। कोर्ट में जाके उन्होंने कहा जी कि बराए मेहरबानी इसको जो है ये रिज़ल्ट बिल्कुल फेयर है और इसको वहाँ पे रीपोलिंग की ज़रूरत नहीं है। आपकी इस बात को थोड़ा सा मैं काट दूँगा। जब अपनी बारी थी, इनकी PTI की बारी थी, पुराने जब इलेक्शन हुए थे उस वक्त वो बड़ा शोर मचाया था कि री इलेक्शन हो, हल्के खोले जाएँ। तो अब मतलब उन्होंने नाराज़गी का इजहार कर दिया कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब उनको तकलीफ क्यों हो रही है? देखे ना जी, मेरा कुत्ता या कुत्ता टॉमी, सादा कुत्ता टॉमी, बल्कि ये एक अजीब सी वो है
कि आपकी बात, आपकी दफ़ा वो 4 हल्के खोलने की आपने बात की, जिसके ऊपर आपने इतना बड़ा वावेला मचाया, आप सड़कों पे आके बैठ गए, 126 दिन धरना भी हुआ और आपने धरना दिया और इतना शोर शराबा, इतना कुछ कर दिया आपने, सिर्फ इसलिए कि 4 हल्के थे। तो वो एक हल्के की बारी है, उनको आप चीखने भी नहीं देते, रोने भी देते, उनको मारते भी हैं और कहते हैं आपने आवाज़ भी ना ठीक है ना। तो वो मतलब ये ज़ाती है ना, जुल्म है ना। दूसरी तरफ ये है कि उसके जो इंतखाबात की जो नताइज हैं वो भी कोई इतने अच्छे नहीं। आप देखें कि जो मार्जिन है वो भी बहुत थोड़ा था, और उस थोड़े मार्जिन की वजह से भी जो है वो शुकूक व शुबात ज़्यादा जन्म लेते हैं। या तो होता नहीं थी कि एक बड़ा लीड होती, बड़ा मार्जिन होता। और मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ बड़े गिने चुनी चीज़ें होती हैं। मसलन ये कि अगर आपका हल्का है और आपके हल्के के अंदर नीचे जो वोटर और सपोर्टर जो आपके साथ काम कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कि इस बूथ के ऊपर कितने हमारे वो हैं, हमारे सपोर्टर कितने हैं, हमारे अगेंस्ट कितने वोट पड़ सकते हैं, हमारे फेवर में कितने जा सकते हैं, और उनके पास पूरी कैलकुलेशनें मौजूद होती हैं। उन्होंने बंदों को खुद ला के वहाँ पे जो है वो वोट डलवाए हुए होते हैं, उनके पास अपने एक रफ कैलकुलेशन और एस्टिमेट मौजूद होता है। सो ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है वहाँ पे रिजल्ट चेंज कर लें अपनी मर्जी से और आप कहें नहीं जी ऐसा नहीं। फिर आप देखें कि दिन में नून लीग का ये बड़ा एक वैलिड पॉइंट था कि हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। लोग लाइनों में खड़े थे और वीडियोस आई हैं, सामने आई हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने वो वीडियो देखा, लाइनें लगी हुई हैं, वोट नहीं डाला जा रहा, और वहाँ पे फिर थोड़ी देर बाद फायरिंग हो जाती है, भगदड़ मच जाती है, लोगों को जानबूझ के प्लानिंग हुई है, प्लानिंग हुई ना, ऑब्वियसली प्लानिंग हुई। और उस प्लानिंग का नतीजा ये हुआ कि नून लीग जो है वो वहाँ पे उनको शिकस्त हुई। अच्छा, जब उनको शिकस्त होती है तो वो शिकस्त में जो अनासर इन्वॉल्व हैं उसमें वो वाले अनासर बहुत ज़्यादा हैं जो कि नक्श अमन जिन्होंने किया। तो वो सारे के सारे अनासर की लिस्ट जो DPO से जब पूछा गया है, ये जो जिस खबर की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जो कि आज के न्यूज़पेपर्स में शाम की ताज़ा तरीन खबर जो है वो आई है, अभी थोड़ी देर पहले की डेवलपमेंट है। तो इस पर हमने भी अपने तौर पर पूछने की कोशिश की उनसे और पता किया, तो बताया गया कि ये वो लोग हैं जो बुनियादी तौर पर जिनके ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात कायम थे या जिनके बारे में शुबा है कि ये लोग जो है ये कल को दोबारा जब रीपोलिंग होती है तो उसके अंदर नक्श अमन जो है वो पैदा कर सकते हैं, या ये लोग शरपसंद अनासर जिनको कहा जाता है, या बस्ता बे। देखिए ये दोनों पार्टीज के हैं इसमें। अच्छा। इसमें नून लीग के भी हैं, इसमें PTI के भी हैं, और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के भी थोड़े बहुत लोग हो सकते हैं, इसमें हैं। अच्छा। इसमें हैं लोग, तकरीबन 300 के करीब लोगों की लिस्टें तैयार की हैं उन्होंने, जिनको उन्होंने जो है वो गिरफ्तार करना है। देखिए कुछ सीनियर रहनुमा से होंगे या कुछ मतलब नहीं, रहनुमा नहीं है, रहनुमा नहीं है, ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी शरपसंद अनासर। देखिए हर इलाके में हर जगह पे आपको पता छोटे मोटे गुंडे भी होते हैं जिन्होंने बाहर निकल के फायरिंग करनी होती है, और अल्टीमेटली उनके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है, कोई ना कोई ग्रुप खड़ा होता है, कोई ना कोई उसके पीछे कोई ना किसी की बैकिंग जरूर होती है। बगैर बैकिंग के, बगैर पुष्टि के आप कुछ भी नहीं करते। इस मुल्क में हो ही कुछ नहीं सकता जब तक आपके पीछे कोई खड़ा ना हो, आपको शहर रोते कोई, आप किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकते। और इतना बड़ी पैमाने पर जाके फायरिंग कर देना, पुलिस सामने खड़ी है और पुलिस कुछ भी नहीं कर रही और आप जो है वो दंदराते फिर रहे हैं और आप पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई तो है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कोई तो है जो इस सारे धंधे के पीछे है, कोई तो है जो इस सारे मामले को जो है वो सपोर्ट कर रहा था और उसकी बैकिंग कर रहा था। ये जो खबर है जिसका आपने तज़किरा किया है, ये वही खबर है जिसकी तरफ मैं अभी आपको लेके आ रहा हूँ कि अल्टीमेटली देखें, एक वक्त था कि पाकिस्तान के अंदर, बल्कि सब कॉन्टिनेंट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे होता ये था कि थानों के अंदर बाकायदा एक लिस्टें आवेज़ा होती थी जिसमें बस्ता अलफ और बस्ता बे के मुजरम जो होते थे उनके बाकायदा नाम लिखे होते थे। सो थानेदार को पता होता था, जो SHO होता था या उसको, कि ये मुजरम होते हैं। अभी किसी की चोरी भी हुई है तो वो बस्ता बे या बस्ता जीम के लोगों को उठा लिया करते थे। सो उनको सारा पता होता है कि कौन जो है वो नक्शे अमन कर सकता है, कौन शरपसंद है, कौन चोर है, कौन डकैत है, किसने किसका रस्सागीर है, कौन जो है वो जेब कुतरा है, उनको सबका पता होता है। वो तो यहाँ तक भी होता है कि जेब कुतरता है कोई किसी की तो वो जेब को दिखा के कहते हैं बता ये किसका काम है, तो कहते हैं फलाने का काम है, उससे पूछे, मेरे ख्याल में ये उसने काटी है जेब। तो उनके पास इतना ज्यादा सॉलिड एक निज़ाम और एक मैकेनिज्म मौजूद है। अच्छा, मैं इसी से मेरे दोस्त एक तो मुझे बता रहे थे कि एक दफ़ा बाल कटवा रहे थे, वहाँ पर एक पुलिस वाला जो SHO है पता नहीं कौन बैठा हुआ था, तो चोरी की खबर मिलती है उसको, तो उसने साथ ही पूछ लिया कि जिसकी चोरी हुई है वो पार्टी कैसी है, अगर तो तगड़ी है तो फलां बंदे को कह दे यार दे दे माल वापस, जिसने लिया वो ले ले। तो ये बात छोटी सी आपकी बात से मैं थोड़ी सी की है, तो नहीं ये बात ऐसी ही है, ऐसे ही है। देखें ऐसा नहीं हो सकता, अगर आप ये कहें कि इस मुल्क के अंदर पुलिस को नहीं पता होता तो ये बिल्कुल गैर ज़रूरी बात है और झूठ पे मबनी बात है। इसलिए कि वो शेर है ना कि जहाँ
जहाँ पे दिन दिहाड़े डाका होता है वहाँ से कुछ दूर पुलिस का नाका होता है। तो जहाँ पे डाका होगा वहाँ पे नाका जरूर होगा, और नाके वालों को पता होता है कि किसी ने डाका डाला है। आप देखें कि मोटरवे पे जो वाकयात होते हैं उसमें जब आप थोड़ा सा डिग आउट करते हैं तो आपको पता चलता है कि कहीं ना कहीं पीछे इशारा किया होता है कि ये गाड़ी जा रही है, इसमें जो है वो अगर फर्ज करें ख्वातीन ने बड़े अच्छे जेवरात पहने हुए और किसी उस पर बैठ के उन्होंने वो लिया है तो वो इशारा कर देते हैं कि ये गाड़ी है, इसमें जा रहे हैं, जरा आगे जाके पीछे जाए, जाके रोक लें और फिर लूट के ले आए, और फिर वो शेयर होता है, बांटा जाता है बाकायदा उसमें। तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मजबूरी है और हमारे लिए एक बहुत बड़ा डायलमा है, एक अलमिया है हमारा, कि ये हमारे एक लोकल सिस्टम के अंदर हमारा जो है उसके अंदर ये फ्लॉज मौजूद हैं, ये लेकुनाज हैं, जिसकी वजह से जो है वो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। बट मैं आपको बताऊं, एज़ कम्पेयर टू पंजाब पुलिस, केपी पुलिस में मैंने देखा कि बहुत चेंजेस आई हैं, लेकिन ये चेंजेस हम इमरान खान को नहीं कह सकते। ये दुरानी साहब जो थे, जब आईजी थे सिंध के, अपना केपी के, तो उन्होंने बड़ी ड्रास्टिक चेंजेस की थी। ये बिल्कुल उसी तरह जब सुल्तान आजम तैमूरी यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस में थे तो उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस के अंदर बड़ी ड्रास्टिक चेंजेस की। वो मोटरवे पुलिस में गए तो उन्होंने मोटरवे पुलिस के अंदर बड़ी ड्रास्टिक चेंजेस की। तो पर्सन होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आके जो है जो बड़े वो करते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि एक ही बंदा है जिसने जो है वो क्रिमिनोलॉजी के अंदर वो की हुई, डॉक्टर शेब सडल साहब। बाकी आपके पास क्रिमिनोलॉजी के अंदर जो है PhD के बंदे ही नहीं है। अगर आपको क्राइम पढ़ाना पड़े किसी को तो आप जो है आप किसको ढूंढेंगे, आप किसके पास जाएंगे? तो इशू ये है कि आपको अल्टीमेटली क्राइम को स्टडी करना पड़ता है। हमारे यहाँ क्राइम को स्टडी नहीं किया जाता, क्राइम को उस तरह से वो नहीं किया जाता। सो नतीजा ये होता है कि लोग जो है वो बच निकलते हैं, लोग उसमें से वो चले जाते हैं। कोई ज़माना था, अतीक आप हैरान होंगे कि खोजी हुआ करते थे, और जो खोजी थे वो पाँव का निशान देख के, जूते की चाल ढाल देख के, उसके कदमों के निशान देख के बता दिया करते थे कि फलां चोर है। वहाँ पे जो किसी के पीछे जाते होते तो वो पाँव के कदम निशानात देख के और वो पत्ते से जरा के साथ खून लगाओ तो देख के उसके पीछे चलना शुरू हो जाते थे कि यहाँ से साइड। बिल्कुल हो सकता है, मैंने चूँकि अर्तुगरुल देखा नहीं है, मुझे इसलिए अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैंने खोजी जो देखी है जो हमारे इलाके में, हमारा अपना भी एक गाँव है और गाँव का सिस्टम और निज़ाम है। सो मैंने बहुत सारे मुजरमों को पकड़े जाते देखा है खोजियों के हाथों। और खोजी जो है वो बड़े, उनका नाम होता था, उनके बड़े वो खोज लगा लेते थे, वो पाँव के निशान, वो खुरा उसको बोलते हैं। और उसमें ये होता था कि खुरा जो है जिसके घर तक पहुंचा है और फिर उसके आगे अगर खुरा नहीं जा रहा तो उसको कहते थे या तो आप माल दें या खुरा दें। खुरे का मतलब है कि या तो उस खुरे को आगे टोरें, आगे चलाएं, या फिर ये है कि आप हमें बंदा दें, क्योंकि बंदा आपके घर में आया और फिर गायब हो गया। सो बात यह है कि ये जो खुरा है, इसका जो डस्के के लक्षण है, उसका खुरा जो है वो PTI के घर तक आता है। अच्छा। या तो PTI फिर चोर देती या फिर खुरा आगे तोड़ती। खुरा नहीं तोड़ा उन्होंने, अल्टीमेटली ये हुआ कि फिर नए इलेक्शन हुए, और नए इलेक्शन में उन्होंने वो लोग जो इस खुरे में पाए गए हैं 300 लोग, उनको उन्होंने कहा कि इनको अरेस्ट कर लिया जाए। मतलब तकलीफ तो काफी हद तक हो रही है। जाहिर बात, तकलीफ क्यों नहीं होगी? तकलीफ तो उनको होगी, और इसलिए तकलीफ होगी कि उन्होंने ऐसे ही लोगों के सर पे पिछला इलेक्शन जीता था। रिजल्ट किसने बनाए थे? मुझे नहीं पता। मुझसे आप ऐसे पूछ रहे जैसे मैंने जाके बनाया। खुदा को है, मुझे बिल्कुल मैंने नहीं बनाया कम से कम रिजल्ट, ना ही मुझे पता है इस बारे में। लेकिन हाँ देखिए, रिजल्ट्स जो हैं उनके बारे में अलबत्ता हम सब की राय एक है, चूँकि हम लोग, आप भी जर्नलिस्ट हैं, आपने भी देखा, हम डिस्कस करते रहे उस वक्त भी, हमने देखा वो जिस तरह की वीडियोस हम तक पहुंची हैं, जिस तरह के मामला उस वक्त वहाँ पे हुए हैं, और जिस तरह के वाक़यात जो है वो रूनमा हुए हैं। सो हर जी शऊर, हर समझ बूझ रखने वाला, हर सहाफ़ी, उसकी तशवीश थी। उसको मैंने देखा कि लोगों के अंदर तशवीश थी। लोग कह रहे थे कि यार ये ज़्यादती हुई है, ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर पार्टी को देखें एक हक है, आपको भी हक है, मुझे भी हक है अपना वोट देने का। और मजे के जवाब ये कि पार्टी को भी हक है। रास्ते खराब थे। तो देखिए ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंसी से आप जीतते हैं, आप जीत जाएं, वो जीतते हैं तो उनको जीतने दें। ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी के उसके ऊपर शब खून मारें, आप किसी के वोट को इज्जत देने की बजाय जो है उसको आप लूट के ले जाएं और रातों रात जो है आप इलेक्शन जो है उसके ऊपर डाका मार लें। ये नामुनासिब बात है। सो खुरा जो है वो PTI के घर चला गया है, और PTI ने खुरा का नहीं चला सकी, लिहाजा जो है खोजी ने कहा है कि अब इलेक्शन जो है, अब इलेक्शन होंगे। हाँ, खोजी ने कह दिया, उन्होंने कहा इलेक्शन होंगे। अच्छा, इलेक्शन जो है वो किधर? ऐसा क्यों होता है जब भी हर बार इलेक्शन कोई भी हो, चाहे वो जिस तरह ज़िमनी इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन हो, बल्दियाती इलेक्शन, कुछ भी हो, जब भी जो भी पार्टी जीतती है तो अपोजिशन जो है उस रिजल्ट को मानने के लिए तैयार नहीं होती? देखिए क्या वजह है? ये बड़ी हमारा निज़ाम क्यों ऐसे, क्या वजह? वैलिड बात है आपकी। ये हमारा वतीरा है, और अनफॉर्चुनेट वतीरा है, गलत वतीरा है,
गैर इखलाकी वतीरा है, गैर कानूनी वतीरा भी है। उसकी वजह यह है कि जब भी हम हारते हैं तो हार हमें कबूल नहीं होती, हम कहते हैं नहीं हम हार को नहीं मानते, लेकिन अगर हम जीत जाते हैं तो वही रिजल्ट हमारे बहुत अच्छा रिजल्ट है, बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट है, क्योंकि हमारी फेवर में आया इसलिए ये रिजल्ट ठीक है। लेकिन अगर हमारी फेवर में नहीं आता तो हम उस रिजल्ट को मानने से इनकार कर देते हैं। आप देखें कि इस मुल्क के अंदर ख्वाजा साद रफ़ीक का जब रिजल्ट आया, थोड़े मार्जिन से वो हारे थे, उन्होंने रिजल्ट मानने से इनकार कर दिया। रीपोलिंग में गए, फिर हार गए, फिर भी उन्होंने उस रिजल्ट को नहीं माना। फिर आप देखिए कि और भी बहुत सारे ख्वाजगान के रिजल्ट्स के अंदर इसी तरह के इश्यूज़ थे जो जनरल इलेक्शन हुए थे, उसमें उन्होंने रिजल्ट मानने से इनकार कर दिया था। फिर आप देखिए कि बहरहाल कौन जीतता है कौन हारता है रिजल्ट के दूसरे वो आपके सामने। पीटीआई ने भी किसी वक्त में रिजल्ट्स मानने से इनकार किया। उन्होंने 4 हलकों के रिजल्ट मानने से इनकार किया। वो कहते हैं तो बहुत सारे, लेकिन हम कहते हैं कि सिर्फ 4 जो है हमने ये खोल दें, इसकी आप जो है वो इसका फॉरेंसिक ऑडिट करवाएं, जो स्याही है वो चेक कर लें, चूँकि मैग्नेट होती है स्याही, वो जल्दी उड़ती नहीं है। उन्होंने कहा वो देख लें, उसमें और बहुत सारी चीज़ें थी, उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें आप देख लें, थंब के निशान देख लें, रिकाउंटिंग करा दें और हल्के खोलें, हम उसका जो है वो ऑडिट कराना चाहते हैं। अगर वो ऑडिट जो है वो हमारे खिलाफ होता है तो हमें कोई वो नहीं, इन्होंने नहीं खोले। और नतीजा ये हुआ कि वो बाहर सड़कों पे भी आए, उन्होंने आके बहुत सारी मार भी खाई, उन्होंने धरने भी किए और बहुत कुछ किया उन्होंने, लेकिन अल्टीमेटली नून लीग ने ना खोलने थे ना खोले, और 5 साल उन्होंने हुकूमत की, दबा की, टिका के की, 2 वज़ीर आज़म चेंज हुए, लेकिन वो नहीं टले। उन्होंने कहा नहीं हम हल्के नहीं खोलेंगे। सेम आप देखिए कि जो MKM है उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने भी कहा कि जी हल्के खोलें, लेकिन नहीं खोले। पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर जो है वो उनकी बात नहीं सुनी, ना तस्लीम की। और पीपल्स पार्टी को भी जनूबी पंजाब के अंदर उनके वो जहाँ से हारे उनका वहाँ पे उनकी बहुत ज़्यादा वो थी। आपको याद होगा पिछले इलेक्शन में जिसमें नून लीग जीती थी तो जरदारी साहब ने कहा था ये आरओज़ का इलेक्शन है, ये रिटर्निंग ऑफिसर्स का इलेक्शन है, और उन्होंने ये इलेक्शन जो है वो जितवा दिया। फिर हमने सुना एक बाज़गश्त 35 पंक्चर की, 35 पंक्चर लगे हैं। 35 पंक्चर किसने लगाए, उसमें सिटी साहब का भी नाम आ रहा था, उसमें और भी बहुत सारे लोग थे। पहले तो तय नहीं हो रहा था कि 35 पंक्चर है क्या, फिर जब तय हो गया कि ये 35 पंक्चर इनफैक्ट जो है वो 35 हल्के हैं जिनमें पंक्चर लगाए गए हैं, तो फिर उस पंक्चर को समझने की कोशिश की जाती रही। उसमें अमेरिकन एम्बेसडर का भी नाम लिया जा रहा था। फिर वो ट्वीट भी हमने देखे, जो ट्वीट सिटी साहब ने किए, जिसके जवाब में खान साहब भी ट्वीट कर रहे थे, फिर उन्होंने कहते थे ये ट्वीट उन्होंने गायब कर दिए, डिलीट कर दिए। बहरहाल एक लंबा चौड़ा हमने वो सारा मामला देखा। लेकिन यहाँ पे 20 पंक्चर हैं, जी हाँ, वो 35 पंक्चर जो थे वो 35 पंक्चर असल में पीटीआई वो क्लेम करती थी कि ये 35 हमारे नुमाइंदे हैं जिनको हराया गया नून लीग ने, और नून लीग ने जो है वो शब खून मारा है हमारे इलेक्शंस के ऊपर। पीपल्स पार्टी का अपना मौक़िफ़ था, उनका ख्याल था कि हमें भी हराया गया है, कुछ हमारी बड़ी वैलिड सीट्स हैं, उन सीट्स को वो निकालनी चाहिए थी, साउथ से स्पेशली। उनका ख्याल था कि ये सीटें जो है ये हमसे छीन ली गई हैं और ये छीनी है, इसके ऊपर डाका मारा है नून लीग ने। अब वही पार्टियाँ इकट्ठी हैं, ये एक और बात है कि वो क्यों इकट्ठी हैं, उसके पीछे वजह क्या है। लेकिन हम इलेक्शन को बात कर रहे हैं, जो आपकी बात है, जो आपका सवाल है वो वैलिड है कि ये लोग जो है ये जीतते हैं तो वो जीत उनको कबूल होती है, ये हारती हैं तो ये हार उनको कबूल नहीं होती। और हर दफ़ा हर पार्टी हार के ऊपर तिलमिलाती है, कसमसाती है, उसके ऊपर जो है वो शोर शराबा करती है, उसके ऊपर वो एजिटेशन करती है, डेमोन्स्ट्रेशन करती है, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एक ख़ास किस्म का वो खड़ा कर देती है, और फिर उसके बाद जो है एक रौला मच जाता है शहर के अंदर, मुल्क के अंदर, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बड़े बस मसाइल दर मसाइल जो है वो हमें नजर आते हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये गलत हैं, ये रवैया ये वतीरा नहीं होना चाहिए, हार को तस्लीम करना चाहिए। आपके अंदर इतना ज़र्फ होना चाहिए कि ठीक है अगर हम हारे हैं अगली बार नेक्स्ट टाइम सही मेहनत करेंगे, अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे और हमारे इलेक्शन हमारे रिजल्ट हमारे फेवर में आएंगे। चलें सर, बड़ा अच्छा बताया आपने। और अभी जो है अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। भारत की बात अगर की जाए तो वो हर मैदान में जो है आपको पता है कि क्या हालात उसके चल रहे होते हैं। हर मैदान में सबसे आगे, हर मैदान में, चाहे वो दहशतगर्दी हो, चाहे गुर्बत हो, चाहे वहाँ पर कश्मीर हो, कश्मीर की बात अक़लियतों पे जो मुज़ालिम हो रहे हैं, कश्मीर के जो लोग उनको मारने में सबसे आगे हैं, वहाँ पर जो मौजूद अक़लियत हैं उनको मारने में सबसे आगे हैं। मतलब हर मैदान में आगे। तो एक और उसका जो मैदान आ गया है तो वो कोरोना, जो नई रिपोर्ट आ गई है कि कोरोना फैलाने में सबसे आगे आ गया है। तो इसका क्या मतलब, ये भारत कर क्या रहा है? देखिए 24 घंटों में 4000 अमवात हुई हैं। 4000 अमवात हुई हैं भारत में, ये गुज़श्ता 24 घंटे जो 24 घंटों में। और आप देखें 1,61,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं वहाँ पे। ब्राज़ील और ये टॉप पे जा रहे हैं अभी।
सो आप देखें कि उन्होंने अब ये किया कि 10 अप्रैल से जो है वो तकरीबात पे पाबंदी लगा दी है। महाराष्ट्र के अंदर आप देखें कि महाराष्ट्र समेत जो है 10 रियासतों में वो कहते हैं कि कोरोना के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। फिर इसी तरह जो है कुछ 74% केसेस जो है वो सिर्फ 10 रियासतों में कोट हुए हैं पिछले 24 घंटे में, जो 10 रियासतों में 74%। जी अब देखिए कि मुंबई जो उनकी रीढ़ की हड्डी समझी जाती है हर हवाले से, मुंबई की हालत ये है कि वहाँ पे वैक्सीन ख़त्म हो गई है। 26 सेंटर बंद कर दिए उन्होंने, 26 सेंटर जो है वो वहाँ पे जो है वो बंद हो गए जहाँ पे वैक्सीन दी जा रही थी। फिर इसी तरह जो है 10 से ज़्यादा रियासतों में कोरोना की वैक्सीन में कमी वाक़ई हुई है ही नहीं देने के लिए। सो वो कहते हैं कि कहाँ से लाते हैं? क्या भारत सरकार सो रही है? ये क्या कर क्या रही है? अब जो कर रही है वो आपके सामने कर क्या रही है? कर ये रही है कि नागालैंड के अंदर जो है नागालैंड वाले आज़ादी मांग रहे हैं, उनको आज़ादी नहीं दे रही, ये कर रही है। कर ये रही है कि वो कश्मीर के अंदर जो है उनके हकूक़ गस्ब किए हुए, ये कर रही है। कर ये रही है कि आसाम के अंदर जो है जो लोग जो हैं जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको मार रही है। दलितों के साथ वो क्या कर रही है? कर ये रही है कि जो माओइस्ट जो कि मौजूदंग के जो मानने वाले हैं और जानने वाले हैं, अपना उनके जो पैरोकार हैं वहाँ पे, वो अपने आप को माओइस्ट कहलाते हैं, जो वहाँ पे घुसे हुए हैं, जंगलों में घुसे हुए हैं। और पूरे बड़े बड़े जंगल है, कई हजार नट 100 कई हज़ार किलोमीटर के ऊपर उनके फैले हुए हैं। वो मरबा फीट के ऊपर जो है उनकी वो फैली हुई है, अहाता किया हुआ है, और उसके ऊपर जो है उस पर कब्जा है माओइस्ट का, और वो कब्ज़ा छुड़ाने जाते हैं, वो उनको मारते हैं, इनकी फ़ौज को भी मारते हैं। सो और उन्होंने जो है उनको डिक्लेयर किया हुआ कि इनको जहाँ देखो उनको कत्ल कर दो, उनको मार दो। कर ये रहे हैं कि किसान जो है वो इस वक्त सड़कों पर हैं और किसानों को उनके हकूक़ नहीं दे रहे। कर ये रहे हैं कि इन्होंने उनके ऊपर जो है ट्रैक्टर चढ़ा दिए, उनको मार दिया ट्रालियों समेत जो है। कर ये रहे हैं कि पंजाब के अंदर खालिस्तान की तहरीक चल रही है और ये सिखों को जो है वो उनको उन्होंने दबाया हुआ है। कर ये रहे हैं कि आप देखें कि वहाँ पे जो ख़ास जो निचली ज़ात के लोग हैं, उन निचली ज़ात के लोगों को ये बांदी बना लेते हैं, अपने घरों में ले जाते हैं, उनके साथ जो है वो रेप करते हैं और फिर क्या कुछ करते हैं वहाँ पे। कर ये रहे हैं कि जो हिंदुत्व सोच है उसको किसी भी तरह से जो है वो उसको इंडोर्स कर रहे हैं और चाहते हैं कि किसी तरह से जो है वो हिंदू वहाँ की जो है एक डोमिनेंट वो बन के उभरे और फिर वो कब्ज़ा कर ले हर चीज़ के ऊपर जो है। और एक ख़ास किस्म का जो एक पंडित जो है जो पंडित्व और हिंदुत्व जो उनकी वो है थॉट्स हैं, उसको वो जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। ये वो सब कुछ कर रहे हैं और कर ये रहे हैं कि अपनी इकॉनमी उन्होंने बढ़ा दी है, वाड़ दी है, बर्बाद कर दी है, तबाह कर दी है। अपनी जीडीपी जो है उन्होंने नीचे ले आए हैं। कर ये रहे हैं कि वो जो उनके खिलाफ बोलता है उसको मार देते हैं, मरवा देते हैं या उसको उठवा लेते हैं और उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं, जुल्म करते हैं, सितम करते हैं और फिर उसकी जो है ज़ुबान काट लेते हैं, उसकी टांगें तोड़ देते हैं, उसके बाजू काट लेते हैं। कर ये रहे हैं कि जो इनके गुंडे हैं, जो वहाँ पे बीजेपी है या आरएसएस है, उसके गुंडे जो है वो मस्जिदों पे चढ़ जाते हैं। हमारे जो इमाम मस्जिद हैं उसको मारते हैं, जो वहाँ पे जो नमाजी हैं उनको मारते हैं। कर ये रहे हैं कि लोगों के ये शनाख्ती कार्ड देखते हैं, जहाँ पे मुसलमान नाम नज़र आता है उसको घर के अंदर बंद कर देते हैं, बंद करके और घर के ऊपर जो है वो फेंक देते हैं, पेट्रोल फेंकते हैं या मिट्टी का तेल फेंकते हैं और उसको आग लगा देते हैं, उनको जिंदा जला देते हैं। ये वो कर रहे हैं, गाड़ियों को जला देते हैं, लोगों को मार देते हैं, लोगों को तलवारों से जो है ज़िबा करते हैं, उनको जो है उन्होंने कत्लेआम खड़ा कर रखा है वहाँ पे। ये हो रहा है वहाँ पे, और नहीं हो रहा तो वहाँ पे वैक्सीन नहीं मिल रही, जब वहाँ पे जो है लोगों का ख्याल नहीं किया जा रहा। अब जरा गुर्बत का तनासुर उठा के देखें इंडिया का, वहाँ पे गरीब जो है वो गरीब से गरीब होता चला जा रहा है। और वहाँ पे जो है आप देखें कि कुछ जो है वो कौमियाँ ऐसी हैं जो अमीर से अमीर तर होती जा रही हैं। मेरे बताया कल तक अमिताभ बच्चन क्या थे, आज बच्चन फैमिली वहाँ पे छाई हुई है। वहाँ तक आप जो बाकी जो छोटी मोटी फैमिलीज हैं जो किसी ज़माने में इनको कोई पूछता नहीं था, आज वो वहाँ की मिलीनियर और ट्रिलियनियर फैमिलीज बन चुकी हैं। वहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो छाया हुआ है, हर चीज़ पे उसने कब्जा कर रखा है। वहाँ की जो है फिल्म इंडस्ट्री वो भी कुछ लोगों की उसके ऊपर इजारादारी है, वहाँ पे हर चीज़ के ऊपर इजारादारी है। और वो हिंदुत्व सोच को जो है वो किसी भी तरह से जो है वो डोमिनेट करना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, ताकि जो है वो बाकी जो मिनॉरिटीज हैं वो वहाँ से या भाग जाए। सियासत इनकी कैसी है, मतलब कोई बिल्कुल हलचल नहीं है? देखिए सियासत में गांधी साहब होते थे, अपना इंदिरा उसको भी इन्होंने मार दिया। एक वक्त था इंदिरा गांधी का आप देख लें, उसको इंदिरा गांधी के साथ क्या इंदिरा गांधी को भी मार दिया इन्होंने।
इन्होंने अपने लीडर्स को जो है, जिन्होंने इस मुल्क को बनाने वाले थे, इन्होंने अपने मुल्क के बनाने वालों के साथ क्या किया? ये तो हिंदू, ये वो आरएसएस के गुंडे थे, आरएसएस के लोग थे। ये वही एक खास किस्म का हिंदू माइंडसेट है जो कि बैठा हुआ है वहाँ की सियासत के अंदर। और वो उस सियासत के अंदर देखें, उनका ख्याल ये है, वो ये समझते हैं कि हिंदू यहाँ पे मेजॉरिटी में है, और जो मेजॉरिटी हिंदू वोटर है, अगर इसको हम इंटैक्ट कर लें, इसको इकट्ठा कर लें, तो इसकी मदद से हम अगले कई साल के लिए जीत सकते हैं। सो उन्होंने कहा कि मिनॉरिटीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, मिनॉरिटीज़ को मार मार के भगा दो यहाँ से। सो उनकी हमें या उनको कत्ल कर दो या उनको उजला दो। ये वही है ना जिसको बुचर ऑफ गुजरात का लक़ब दिया करता था वेस्ट जो है, और जिसको कहा करता था कि इस बंदे ने जो है लोगों को गुजरात में क्या किया है इसने। और अब आज जो है वो वहाँ का जो है वो सरकार, मोदी सरकार बनी हुई है, वो बैठ के प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है। और वो तो ऐसे लोगों से, ऐसी जमात से, ऐसी उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? इनको किसी से वहाँ पे ना आपको आज़ादी तहरीर व तकरीर है, ना आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ना फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है, ना आपको किसी और तरह की फ्रीडम है। वहाँ पे एक फ्रीडम है तो वो उन लोगों के लिए है जो कि हिंदू है, और उसको ये फ्रीडम है कि आप किसी भी मिनॉरिटी के बंदे को मार दें, आपको नहीं पूछा जाएगा, और नहीं पूछा जाता। वहाँ की अदालतें भी सोई हुई, वहाँ की पुलिस भी सोई हुई है, वहाँ की फौज भी सोई हुई, वहाँ की हर चीज़ सोई हुई है, वहाँ के इदारे सोए हुए हैं। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। किसके लिए? गैर मुसलमानों के लिए, उन लोगों के लिए जो नॉन हिंदू हैं, इनके लिए जो किए थे। सर ये देखें कि कश्मीर के हवाले से अगर बात की जाए तो कोरोना से पहले से वहाँ पे लॉकडाउन किया और अभी तक वही हालात चल रहे हैं। तो ये मतलब हर तरह से उनको अपनी आवाम भी पसंद नहीं है, क्योंकि देखें अगर कुछ साल पहले, कुछ अर्सा पहले की बात की जाए तो इंडिया अपने आप को शाइनिंग इंडिया कहा करता था। तो आज वो अपने आवाम से भी प्यार नहीं करते। हालात देखें, एक तो गुर्बत, दूसरा मतलब ये कि एक तो इंडिया की बात की जाए, कश्मीर की बात की जाए, वहाँ पे लॉकडाउन, तो ये कैसे हो सकता है? ये कैसे गुजारा होगा? देखिए अतीक, बात यह है कि पहले आप हिंदू मजहब को थोड़ा सा समझें। हिंदू मजहब खड़ा है अपनी ज़ातों के ऊपर। हिंदू मजहब के अंदर ब्राह्मण है, शूद्र है, वेश है, खुश्तरी है। ये चार बड़ी ज़ातें मौजूद हैं। लिहाजा अगर हम कहें, देखिए इस्लाम में, मुसलमानों में तो कोई ज़ातें नहीं है ना, मुसलमानों में तो सब मुसलमान हैं। हम जब नमाज पढ़ते हैं तो भाई आप भी उसी सफ़ में खड़े होते हैं। उसने सही कहा था, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हमारे यहाँ तो ना बंदा रहता है, ना बंदा नवाज रहता है, ना महमूद रहता है, ना अयाज रहता है। बादशाह भी उसी सफ़ में खड़ा होता है, गुलाम भी उसी सफ़ में खड़ा होता है, प्रेसिडेंट भी उसी सफ़ में खड़ा है, प्राइम मिनिस्टर भी उसी सफ़ में खड़ा है, आर्मी चीफ भी उसी सफ़ में खड़ा है, डिफेंस मिनिस्टर भी उसी सफ़ में खड़ा है, और वहाँ का क्लर्क भी उसी सफ़ में खड़ा है, वहाँ का गरीब आदमी भी उसी सफ़ में खड़ा है। इमाम मस्जिद जो है वो हो सकता है उसके पास इतनी प्रॉपर्टी, उसका अपनी गाड़ी भी ना हो, और वो इमामत करवा रहा होता है, और उसके पीछे सारी हायरार्की खड़ी होती है आपकी। ये इस्लाम है। आप हिंदू मजहब को उठा के देखें, हिंदुओं के अंदर जातें हैं। सबसे निचली जात कौन सी है? खुश्तरी, वेश। अब ये वेश और खुश्तरी जो है, ये क्या है? इनको आप ये वो नहीं कर सकते। ये बड़ी ब्राह्मण जहाँ पे बैठे हैं, सॉरी शूदर जो है वो सबसे नीचे हैं, फिर उससे ऊपर जो है वेश है, फिर उससे ऊपर खुश्तरी है, फिर उससे ऊपर ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण जहाँ पे खड़ा होगा वहाँ पे जो वेश है या जो शूदर है वो खड़ा नहीं हो सकता। शूदरों के लिए जो है उन्होंने उनको तो इजाज़त नहीं है कि वो उनके जहाँ पे वो इबादत करेंगे उस इबादत वाली जगह पे वो घुस जाए। फ़र्क उन्होंने किया हुआ, डिफरेंस किया हुआ है भाई। इवन यहाँ तक ये है कि अगर वो वहाँ पे जाता है ना, जहाँ पे उनका वो क्या बोलते हैं, जहाँ पे ये अपनी इबादत करते हैं, मंदिर में। अब अगर मंदिर में जाता है ना तो ब्राह्मण साहब क्या करते हैं, जो पंडित होता है वो उस पूरे को धुलवाता है, कहते हैं नष्ट कर दिया इसने, आके जो है ना वो भ्रष्ट कर दिया, इसने आके नापाक कर दिया उसने, और उसको धो, और उसको फिर वो पता नहीं क्या पढ़ के उसको धोते हैं, और उसको दूध से धोया जाता है, और उसको पता नहीं किस किस से, गाँव माता के, गाँव माता के पेशाब से धोया जाता है। कि गौ माता का अजीब कौम है ना। मैं हैरान होता हूँ कि गाय का पेशाब जो है वो उस इंसान से ज़्यादा पाक है, जो इंसान जो है वो, मतलब कि मैं हैरान हूँ कि ये किस किस्म की कौम है, ये किस किस्म के लोग हैं, इनके किस किस्म के अज़ाइम है, इनके किस किस्म का मज़हब है, और किस किस्म के इनके जो है वो इनकी ओपिनियन है, और ये हरकतें क्या कर रहे हैं, और ये चाहते क्या हैं। मैं बताऊँ, ये बस ये मैं क्या बताऊं आपको, बस मेरे मुंह में बातें आई, मैं कह नहीं सकता, मतलब मुझे बहुत गुस्सा है इन पे। यकीन करें, मैं जब ये इनका डाटा पढ़ता हूं, मैं वहाँ आम आदमी की प्लाइट, उसका कर्ब, उसका दर्द, उसका दुख, उसका गम देखता हूं ना, मेरा सीना जो है वो जलने लगता है कि इन्होंने क्या किया अपने आवाम के साथ, अपने लोगों के साथ, सिर्फ और सिर्फ जो है ये सोच के कि ये गैर हिंदू हैं, इन्होंने उनको जो है वो दबा रखा है। इवन हिंदुओं के अंदर भी जो छोटी जात के लोग हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं ये, उनको भी उन्होंने जो है बड़ा गर्व कर दिया। ये तो थोड़े से ब्राह्मण हैं जो
ऊपर बैठे हुए हैं और वो किसी को आने नहीं दे रहे, बाकी तो पूरे मुल्क को इन्होंने जो है, ये कहते हैं उन्होंने भ्रष्ट किया, मैं कहता हूँ ब्राह्मणों ने भ्रष्ट कर दिया इस मुल्क जिसको इंडिया कहते हैं, और उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा उस मुल्क को। सर मैं आपके जज्बात समझ रहा हूँ, माशाल्लाह आप काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन ये है कि ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये अपनी जो ज़ातें हैं उनको कुछ नहीं समझ रहे, तो बाकी जो मुसलमान हैं तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है कि मुसलमान हो और दूसरे मारपीट करते हैं, मतलब जैसे आपने कहा कि तलवार से वो काट देते हैं, गले काट देते हैं, तो ये उनके लिए एक आम सी बात है। जैसे मतलब मुर्गी ज़बह करना उनके लिए एक इंसान और ये एक चीज़ है, तो ये मतलब मैशत उनकी तो बिल्कुल इस मेरे ख्याल में तो देखिए ना, जो गाय का गोबर जो है, गाय का गोबर इनका पॉलिटिशियन अपने सर पे लगा लेते हैं और गाय के पेशाब को पीते हैं, पाक समझते हैं उसको। तो आप इन लोगों बीमारियां कहते हैं, बीमारी मतलब इन लोगों के ज़हनी तबाही का अंदाजा, बीमारियां शिफा होती है ऐसे, मतलब पता नहीं कौन सी शिफा होती है। टाइम भी कम है, तो अभी हम एक और हमारे पास टॉपिक है जो आपको पता होगा कि शायद सुना भी होगा, देखा भी होगा, जाहिर सी बात है बहुत गहरी नज़र रखते हैं, तो जहाज़ों को कोरोना फ्री बनाने के लिए आप मेरी नज़र पे बहुत गौर करते हैं आप सर देखे ना, इतना बड़ा तज्ज़िया आपका होता है, वो काफ़ी मैं नोट करता रहता हूँ, बड़ी काम की बातें होती है और काफ़ी वो ठीक बातें निकलती हैं कि आपकी जो तज्ज़िये होते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है फिर इतना वक्त है फिर उसमें, तो जहाज़ों को जो है ना कोरोना फ्री बनाने के लिए रोबोट मैदान में आ गए। हालांकि रोबोट तो हाथ से बनाए, इंसान नहीं बनाए, तो क्या मतलब ये क्या है कि इंसान खुद नहीं कर सकते ये कोरोना फ्री बनाने के लिए कि रोबोट अपने हाथ से बना के अब रोबोट ये काम करेंगे, तो ये इस तरह हो सकता है, कैसा है कि मुमकिन है? देखें, ये इंसानी चौंचले हैं और इन चौंचलों के पीछे एक सोच है, सही, और वो जो सोच है वो बहुत ही गहरी सोच है। आप जरा सोच को पहले समझें। देखें, दुनिया में दो ही ताकतें हैं जो आपस में लड़ रही हैं। एक ताकत वो है जो प्रॉफिट चाहती है, मुनाफा चाहती है, एक ताकत वो है जो राइट्स चाहती है, हकूक चाहती है, और जो उसके लिए स्ट्रगल कर। मतलब आप कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं? मैं एग्जैक्टली मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब आप देखें कि जो सरमायादार होगा उसकी क्या ख्वाहिश होगी? उसकी ख्वाहिश होगी कि वो एक ऐसी फैक्ट्री बनाए, एक ऐसी फैक्ट्री बनाए, नफ़े में तो डेफिनेटली होगा, लेकिन नफ़े के साथ साथ उसकी सबसे बड़ी कोशिश ये होगी कि वो जिस फैक्ट्री जो बनाएगा उस फैक्ट्री के अंदर ऐसे लोग काम करें जो ना तो छुट्टी मांगे, जो ना तो दवाई मांगे, जो ना तो तनख्वाह मांगे। तो छुट्टी से बात है, मैंने अभी तक छुट्टी क्यों नहीं मिली? नहीं, आपको तो छुट्टी मिलेगी। ये आपको पता है इस चैनल के जो ओनर है, मेरा ख्याल वो बहुत ही अच्छे, बड़े ही, बाकी चैनल्स के ओनर्स को भी मैं जानता हूँ, देखा हुआ है, तो कम से कम वो ऐसे नहीं है कि वो किसी की छुट्टी रोके, किसी की तनख्वाह रोके। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इस चैनल पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन बात ये है कि अब देखिए कि जो सेठ है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो फैक्ट्री ओनर है, जो सरमायादार है, सरमायादार की कोशिश, ख्वाहिश क्या होती है कि उसके पास एक ऐसी फोर्स हो, ऐसी लेबर सर, आपकी बात काटने लगा हूँ। सबसे पहले मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये असल में कैपिटलिज्म है क्या, ताकि अगर ये चीज़ हम सबको समझ आ जाए, सुनने वालों को समझ आ जाए, तो फिर मेरे ख्याल में बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। आपकी जो बात कर रहे हैं उसको समझने में शायद आसानी हो जाएगी। कैपिटलिज्म असल में है क्या? देखिए, पाकिस्तान में जो कैपिटलिज्म, मैं चाहे पाकिस्तान है या चाहे बाहर है, दुनिया में कैपिटलिज्म एक ही है, कैपिटलिज्म की एक ही शक्ल है। तो पाकिस्तान में है ना कैपिटलिज्म, सरमायादारी की एक ही मकरू और गंदी और एक बदमज़ा सी एक शक्ल है उसकी, और वो शक्ल हर तरफ एक जैसी है, और वो शक्ल है मुनाफा। वो चाहता है मुनाफा। कैपिटलिज्म क्या है? यानी अगर आपके पास एक गाय है, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दी थी, कल भी मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर एक गाय है और वो गाय आपसे 10 लोगों के पास और भी गायें हैं, वो सारी गायें मैं ले लेता हूँ और मैं उसका दूध भी आपको बेचता हूँ, उस दूध से मैं पनीर बनाता हूँ, वो भी आपको बेचता हूँ और महंगे दामों बेचता हूँ। उससे मैं देसी घी बनाता हूँ, वो भी आपको बेचता हूँ, वो भी बहुत महंगे दामों बेचता हूँ। उससे मैं दही बनाता हूँ, वो भी मैं आपको महंगे दामों बेचता हूँ और प्रॉफिट सारा अपनी जेब में डाल लेता हूँ। और फिर मैं उसका रेट बढ़ाता चला जाता हूँ। और इवन अगर किसी दिन आपको गोश्त चाहिए तो मैं उसको गोश्त भी निकाल के वो भी आपको बेचता हूँ, उसको ज़िबा करके, सिरिपाए सब कुछ, और वो भी आपको महंगे दामों बेचता हूँ। तो ये मेरा प्रॉफिट है, ये मैं सारा कुछ जो है वो ले जाऊँगा। सो ये है कैपिटलिज्म, जो प्रॉफिटेबिलिटी पे बेस करता है, जिसके नज़दीक फीलिंग्स कोई हैसियत नहीं रखती। आप रो रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं, आप महंगाई से तिलमिला रहे हैं, आपका कोई भी बुरा हाल है, बुरे से बुरा हाल है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मेरी निगाह में एक ही चीज़ है, मैं
और वो मेरा मुनाफा है। मुझे किसी भी कीमत पे मुनाफा चाहिए, चाहे मैं आपको मारकर मुनाफा लूँ, चाहे मैं आपको ज़िबा करके मुनाफा लूँ, चाहे मैं आपका खून निचोड़ के मुनाफा लूँ, मुझे किसी भी तरह से मुनाफा चाहिए और वो मुनाफा ही मेरी प्रायोरिटी है और वो मुनाफा ही मेरी जो है वो सब कुछ है। सो मुनाफे के ऊपर बेस करता हुआ निज़ाम जो है उसको कैपिटलिज्म कहते हैं, उसको सरमायादारी कहते हैं। चूँकि सरमायादार की आंखें नहीं होती, सरमायादार के कान नहीं होते, ना वो देखता है ना वो सुनता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ समझता है और वो नफ़ा। और नफ़े के लिए अच्छा एक चीज़ ये जो कैपिटलिज्म है इसमें अगर कंपटीशन हो तो फिर तो मेरे ख्याल में बेहतरी नहीं है, आवाम के लिए फायदा नहीं, कोई बेहतरी नहीं, इसलिए कि अगर कंपटीशन भी आप लेके आते हैं तो जो फाइनल कंपटीटर है, देखिए वो जब तक प्रॉफिट नहीं लेगा वो अपने वो आपका क्या ख्याल है कंपटीशन क्या ऐसा होगा कि आपका फ़ायदा सोच के कंपटीशन किया जाएगा? कंपटीशन मतलब यही इस मुल्क के अंदर मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, वो एक कंपनी काम कर रही है, मोबाइल कंपनी है, ठीक है, आखिर में उसके नौर आता है, उसी नाम की कंपनी जो है वो इंडिया में काम कर रही है, वहाँ पे भी नौर के नाम से काम कर रही है। इंडिया में उनके जो रेट्स हैं वो डिफरेंट है, आपके यहाँ डिफरेंट है। आपके यहाँ जो कॉल रेट्स हैं वो आप क्या समझते हैं ये मुनासिब कॉल रेट्स हैं? आप 100 रुपये का कार्ड डालते हैं, कुछ तो गवर्नमेंट ले जाती है और बाकी जो आपको कॉल करते हैं अदर नेटवर्क जो है, ये कॉल रेट, ये तो क्या अदर नेटवर्क का मतलब ये है कि वहाँ पे जब आप कॉल करते हैं किसी और नेटवर्क पे तो उसकी नाक चेंज हो जाता है, उसकी आंखें चेंज होती हैं, या उसके कान बड़े हो जाते हैं, या उसकी दुम निकल आती है, या उसके पर जो है वो झड़ जाते हैं? ऐसा तो नहीं है, वो तो वेव्स हैं, वो तो एक नेटवर्क से दूसरी नेटवर्क पे सेम रेट होना चाहिए। तो आपने सिर्फ और सिर्फ अपने नेटवर्क को अपने नेटवर्क सस्ता कर देते हैं और अदर नेटवर्क से आप महंगे कर देते हैं। कौन पूछेगा? जिन्होंने पूछना वो इनके हरकारे हैं, क्योंकि कैपिटलिज्म इतना मकरू है कि वो सब लोगों को अपने साथ मिला लेता है, सब लोगों को इकट्ठा कर लेता है। हम रिपोर्ट्स की बात कर रहे थे, वो बीच में आ गई। तो प्रॉफिट चाहता है चूंकि इंडस्ट्रियलिस्ट, तो प्रॉफिट के लिए उसने क्या है, वो कहता है कि यार मैं लेबर की बजाय, चूंकि इंसान है, आप बीमार भी होंगे, बीमार होंगे तो आपने दवाई भी लेनी है, दवाई बीमार होंगे तो आपने छुट्टी भी करनी है, आपने शादियां भी करनी, सब कुछ करना है। रिपोर्ट नहीं करते, ये बीमार नहीं होते ना, वो बीमार होते हैं, ना तनख्वाह मांगते हैं, ना कुछ और मांगते हैं। तो उसने कहा कि रिप्लेस कर दो, रोबोट्स को इंसानों की जगह पे रिप्लेस करते चले जाओ और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रोबोट्स जो है वो हर जगह आ जाएंगे। क्या होगा कि कैसे ये रोबोट करेगी? देखिए सिस्टम है, आपने उसके अंदर उसकी वो कर देना है, उसमें सॉफ्टवेयर आपने फीड कर देना है, इंस्टॉलेशन आपने कर देनी है और आपने उसका सॉफ्टवेयर जो वो अपलोड कर देना है, वो बैठा काम करता रहेगा। उसको उसने कोई आपसे रोटी थोड़ी मांगनी है कि जी अब 3 बजी है, मैं जा रहा हूँ जी, मैंने रोटी खानी है, मुझे भूख लगी है। सुबह वो कहेगा जी मुझे पाकिस्तान में हाँ पाकिस्तान में तो और भी बहुत सारा है, हमने अल्लाह के हुक्म से पहले हमने लंच करना होता है, फिर हम जोर पड़ते हैं, उतने में छुट्टी का टाइम होता है, फिर हम घर चले जाते हैं। तो लंच के बाद सिगरेट भी पीना है, तो लंच के बाद तो आप देखें सरकारी दफ्तरों में तो आपको बंदा नहीं नजर आता, क्योंकि लंच से पहले वो काम करते हैं। शुक्र है इशराक की नमाज नहीं, वरना वो इशराक पढ़ते फिर लंच करते, लंच के बाद जो है वो अपना जोर करते, जोर के बाद जो है वो थोड़ी सी सिगरेट वगैरह पीते, में असर हो जाती, असर जाके घर पढ़नी होती है, टाइम हो रहा होता है ना। अच्छा एक और सवाल पूछूंगा, उससे पहले ये मुझे बताइए कि क्या ये हो सकेगा, ऐसा मुमकिन हो सकेगा रोबोट कंट्रोल कर सकेगा, ऐसा सिस्टम हो जाएगा ये चीज़? देखिए ऑलरेडी रोबोट्स कंट्रोल कर रहे हैं। मुझे कोरिया जाने का इत्तेफाक हुआ अभी कुछ थोड़ा सा अरसा हुआ है पहले, तो मैंने वहाँ पे देखा कि मेरे साथ कुछ और जर्नलिस्ट भी थे, तो हम कुछ जगहों पे हम लोग घूम रहे थे, हमें घुमाया जा रहा था, तो हमने देखा कि वहाँ पे इंसान बहुत कम है, रोबोट के ना होने के बराबर। तो पता ये चला कि वो सारे के साथ जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि ये सब रोबोट्स हैं। मैं आपको सो मच सो कि आप जहाँ बैठे हुए मुझसे सवाल कर रहे हैं और आप जब जो हमारे न्यूज़ रीडर्स हैं, न्यूज़ कास्टर्स हैं, ये भी कल को रोबोट्स आ जाएंगे, क्योंकि चाइना ने रोबोट्स बना लिए हैं। अच्छा। और दुनिया में कहीं कहीं वो रोबोट टेक्नोलॉजी जो है वो काम करने लग गई है। तो इंसानों की तो छुट्टी, यानी आप में अगर आपकी जगह पे एक रोबोट बैठा हो और उसमें सारे सवाल फीड कर दिए जाएँ तो वो मुझसे सवाल करता रहेगा। और अगर उसका सिस्टम इस तरह का बना दिया जाए कि उसने मुझसे काउंटर आर्गूमेंट भी करना है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, उसके अंदर सारा गूगल भरा हुआ होगा, तो उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है। मैं जहाँ पे करेक्ट गलत बात करूंगा वो मुझे साथ ही रोकेगा कि गलत बात कर रहे हैं, या असल बात ये है। सवाल करने वाला रोबोट होगा, वो जवाब देने वाला रोबोट होना चाहिए। फिर हमारी छुट्टी तो हो जाएगी। देखिए वो हमारी भी हो सकता है छुट्टी हो जाए कि वो रोबोट बनाए हो, एक रोबोट मेरा बना देंगे, एक आपका बना देंगे, चूंकि आपको पता है आपको भी तनख्वाह देनी पड़ती है, मुझे भी देनी पड़ती है, तो जमशेद साहब करेंगे ये कि 2 रोबोट खरीद लेंगे और वो हमारी जगह पे लाके बिठा देंगे, वो कहेंगे बस रोबोटों से काम ले। अच्छा रोबोट के हवाले से बात अगर इसको आगे बढ़ाए तो सुनने में ये है कि 2027 तक जो ट्रक ड्राइवर भी जो होंगे रोबोट होंगे, तो क्या ये ऐसे हादसा वगैरह? एग्जैक्टली नहीं, हादसा तो कम हो जाएंगे, रोबोट्स नहीं होंगे। अभी उन्होंने देखें जो 5G बेस्ड जो टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने कंपैटिबल जो लॉन्च की हैं गाड़ियाँ, उन गाड़ियों के अंदर क्या है वो सेंसर्स लगे हुए हैं,
आप रोड पे जा रहे हैं तो अगली गाड़ी में भी सेंसर है, आपकी गाड़ी में भी सेंसर है, तो वो एक ख़ास जो एक होगा वो मेंटेन करेगी खुद ही। जो एक फासला है एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी का, उन्होंने खुद ब खुद जो है वो मेंटेन, ऑटो पे वो मेंटेन करेंगे। लिहाजा मैं अभी जब मैं गया तो मैंने कहा ना कि उन्होंने हमें फैक्ट्री के अंदर जो विजिट करवा रहे थे, तो फैक्ट्री के अंदर एक गाड़ी भी चल रही थी, तो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना था, तो एक गाड़ी में बैठ गए। अच्छा, मेरी निगाह पड़ी तो मैंने कहा यार ड्राइवर ही नहीं है, और जब ड्राइवर नहीं है, ये मैंने जब ये सोचा, देख तो लिया, लेकिन जैसे ही मैंने सोचा तो मेरा दिल जो है जो मेरी मुट्ठी में आ गया। मैंने कहा बगैर ड्राइवर की गाड़ी चल रही है और अल्लाह खैर करे हम पहुंच जाए सही। तो पता ये चला कि उन्होंने जब हमारी परेशानी देखी तो एक बटन प्रेस किया और वहाँ पे एक ड्राइवर नुमा एक चीज़ जो है वो बैठ गई। अब वो असल में होलो टेक्नोलॉजी के ज़रिए उन्होंने वहाँ पे क्रिएट कर दिया एक साया सा कि ताकि लोगों को परेशान ना हो जाए कि ये ड्राइवर नहीं है इसमें। तो वो असल में ड्राइवर की ज़रूरत नहीं थी, वो गाड़ी अंदर जो चल रही थी वो 5G टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो वहाँ पे रवा दुआ थी अपनी एक जगह से दूसरी जगह। थोड़ा फासला था लेकिन उस थोड़े फासले पे भी उन्होंने वो गाड़ी चला रखी थी। उस गाड़ी ने ऑटो पार्किंग की, वहाँ पे भी सेंसर लगे हुए थे, बिल्कुल उसने जो है ज़बरदस्त एक्यूरेसी के साथ उन्होंने जो है वो पार्क किया। हाँ, उन्होंने हमें बताया कि ये हमने छोटा सा आपको ट्रैवल एक वो दिखाया है, मॉडल दिखाया है। ये मॉडल जो है ये हम जल्द सड़कों पे ले आएंगे, और जब सड़कों पे आएगा तो इस मॉडल के तहत ये होगा कि कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, एक्सीडेंट की शरह 0% पे आ जाएगी, क्योंकि हर गाड़ी दूसरी गाड़ी से फासला मेंटेन करेगी, हर गाड़ी दूसरी गाड़ी से अपने आप को बचाएगी और हर गाड़ी दूसरी गाड़ी को भी बचाएगी। लिहाजा ब्रेकें भी ऑटो पे होंगी और हर चीज़ ऑटो पे होगी। लेकिन जिस दिन किसी सरफरे के हाथ वो पूरा सिस्टम चल जाता है तो वो सारी गाड़ियों को टकरा देगा। फिर जो दहशतगर्दी होगी वो भी बड़ी अजीब सी होगी, क्योंकि एक दहशतगर्द आएगा और वो पूरी दुनिया के सिस्टम को लपेट के चला जाएगा, और पता चलेगा कि सारी दुनिया के अंदर इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया है कि पता चला है कि आपकी सारी मोटरवे जो है वो खून खून हो गए, और हर जगह पे सिर्फ आपको लाशें नजर आ रही हैं, और हर मुल्क के अंदर जो है वो 20 लाख, किसी में 50 लाख, किसी में 10 करोड़ लोग जो है वो मर गए। सो ये इस कैपिटलिज्म की एक मकरू शक्ल है जो अल्टीमेटली आएगी, क्योंकि इसमें भी तो टेररिज्म भी तो आएगा ना। अगर कैपिटलिज्म अपने आप को फाल कर रहा है, जदीद कर रहा है, तो टेररिज्म भी जो है वो भी जदीद करता चला जा रहा है, और एंटी कैपिटलिज्म फोर्सेस हैं वो भी अपने आप को जो है उसके अंदर रास्ते तलाश करती चली जाएगी। सो अगर इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में जो तबाही आएगी आप सोच भी नहीं सकते कि उस तबाही का स्केल कितना बड़ा होगा। अच्छा सर, ये तो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, ठीक है, तो वहाँ नहीं, आपने साइन कर दिया है, आपने साइन कर दिया है दिसंबर 2021 में आपने पाकिस्तान में 5G लॉन्च करना है। मैं उधर ही आ रहा हूँ, मैं यही सवाल करने लगा था कि अगर वो तो तरक्की याफ्ता ममालिक है, हम आपको पता है कि कैसे हालात से गुजर रहे हैं, तो अगर यहाँ पर ये ऐसे रोबोट आ जाते हैं, यानी कि इंसानों की जगह रोबोट ले लेते हैं, तो वैसे ही ऑलरेडी ही ऐसे हालात हैं कि जॉब्स नहीं मिल रही, जितने लोग परेशान हैं, तो अगर रोबोट आ जाते हैं इंसानों की, मेरी जगह आपकी जगह हम सब की जगह रोबोट ले लेते हैं, तो फिर हमारी जॉब्स के ऊपर तो असर पड़ेगा, तो हम लोग मतलब बाकी लोग जो क्या करेंगे, इसका क्या कितना असर पड़ेगा? देखिए, दुनिया में मुख्तलिफ तरह के इज़्म काम करते रहे हैं। ये जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये जब मशीन बनी थी तो मशीन ने मजदूर को फैक्ट्री से बेदखल कर दिया। चूँकि मशीन जब आई, पहले ये होता था कि आप सब कुछ हाथ से बनाते थे, जैसे आज भी हमारे यहाँ गारा बनाया जाता है, या हम लोग जो है वो सीमेंट को मिला के बजरी को मिला के हम मसाला बनाते हैं, फिर इससे जो है वो मारते हैं। आस्ता आस्ता आपने देखा जब आपने लेंटर डालना होता है तो फिर आप इन्हसार नहीं करते, आप मशीन आ गई, अभी सिर्फ लेंटर के लिए। लेकिन अब आगे जो स्ट्रक्चर खड़े किए जा रहे हैं वो सारे के सारे मशीनें आ गई हैं, वो मशीनें सारे स्ट्रक्चर खड़े कर देंगी। सो अल्टीमेटली इंसान ने तरक्की तो कर ली है, लेकिन मशीन की आमद से मजदूर बेदखल हुआ है, वो फैक्ट्री से भी बेदखल हुआ था, वो आहिस्ता आहिस्ता बेदखल होता चला जा रहा है। लेकिन होगा ये कि इसकी जगह पे अल्टरनेट बहुत सारी और सनतें खड़ी हो जाती हैं, सो उसमें आपकी खपत हो सकती है। सो पढ़ा लिखा मजदूर जो है उसकी ज़्यादा वक़्त है, उसकी ज़्यादा तलब है, उसकी ज़्यादा डिमांड है एज़ कम्पेयर टू एक अनपढ़ मजदूर के, और इन लोगों के लिए ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। आप देखिए कि जब पाकिस्तान में ऊबर आई या करीम आई तो जो टैक्सी ड्राइवर थे, जो रक्शे वाले थे, ये बेरोजगार हो गए। आपको याद होगा इन्होंने एहतजाज भी किया, सब कुछ किया, लेकिन करीम ने इटसेल्फ एक बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दी, क्योंकि करीम ने जो है गाड़ियाँ भी ज़्यादा बननी शुरू हो गई, मार्केट में ज़्यादा गाड़ियाँ आई, जब ज़्यादा गाड़ी आएगी तो शोरूम भी बने, उनके ऊपर बिकनी भी है। सो आप देखें कि उसके साथ कितनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो गई। सो आहिस्ता आहिस्ता होता है कि एक इंडस्ट्री खड़ी होती है तो
उसके पैरेलल वो सारी इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है। आप रोबोट तो बना देंगे, गाड़ियाँ खराब तो होंगी, लेकिन हमारे जैसे मुल्कों के अंदर जहाँ पे FX गाड़ी चलती है हम उसको भी डेंटिंग पेंटिंग करा के फिर उसमें ले आते हैं। हमारे यहाँ आज भी जो है मैंने देखी मोरस गाड़ी भी चल रही है जो कि बंद हो गई है। मोरस ठीक है ना, 90 की 80 की 70 60s की गाड़ी है, 50s और 60s की गाड़ी जो है वो आज भी मोरस पाकिस्तान के अंदर चल रही है। आज भी यहाँ पे जो है वो पुराने रोबोट आ जाए तो उसको उठा के लोग ही ले जाएंगे घर में। आज भी देखे ना आप 88 करोला प्रेफर करते हैं, आप कहते हैं यार मजबूत बॉडी है इसकी, ठीक है ना। पुरानी गाड़ियां जो है आप उसको प्रेफर करते हैं। लेकिन जो डेंटर पेंटर है, आप जरा जाएं सुल्तान दी खूह तो आप देखेंगे कि वहाँ पे बहुत बड़ी एक खास किस्म की जो है वो खड़ी है, एक इंडस्ट्री खड़ी है जो वहाँ पे जो है जो हाथ से बना रहे हैं चीज़ें, और वो छोटे छोटे पुर्जे बना रहे हैं और छोटी छोटी चीज़ें बना रहे हैं। चूँकि पुर्जे महंगे होंगे, अल्टीमेटली पैरेलल इंडस्ट्री ज़रूर चलेगी, ये नहीं हो सकता। अब आप देखिए कि रशिया में क्लाशनकोव बनती थी, रशिया से जो वेपन पाकिस्तान में पहुंचे छीन छान के, उसके सारी का आप बाड़े के अंदर जो है, और जो उस वक्त इलाका गैर होता था उसमें लोगों ने उस असले को उन्होंने रिप्रोड्यूस किया, और आपको वो कार्बिन, वो मुख्तलिफ पिस्टल्स और मुख्तलिफ तरह का जो वो असला जो है वो किसी ज़माने में यहाँ पे मिलता रहा। ठीक हो गया सर, पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी हो, लेकिन परेशान ना हो, परेशान नहीं होना, कोई ना कोई हो जाएगा इसका हल। चलें जी, हमने भी परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि अभी बहुत शुक्रिया सगीर साहब कि आपने हमारा साथ दिया, बड़े अच्छे अंदाज में ये चीज़ें डिस्कस की, और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपके साथ होंगे। तो हमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जी, रोबोट आएंगे, लेकिन है कि हमारी जगह कोई और कुछ ना कुछ हमें दे दिया जाएगा कि हमने कुछ काम करते रहना है। तो आज हमने रोबोट के हवाले से बात की, जो रोबोट ने जहाज़ों के अंदर कोरोना फ्री करने के लिए उन्होंने बनाया गया, और इसके अलावा जो हमने एक और बात की, हमने PDM के हवाले से बात, बल्कि हमने जो डस्ट कलेक्शन की बात की और भारत के हवाले से हमने बात की है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ मुलाकात होगी कुछ नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।